नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएड एजुकेशन पर। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मध्यकालीन शिक्षा। तो मध्यकालीन शिक्षा ये देख रहे होंगे जैसे कि चित्र में दिखाया जा रहा है, इसी सिस्टम से पढ़ने वाले हैं हम इसको। तो शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम लगाते हुए। तो पहले पढ़ लेते हैं मध्यकालीन शिक्षा में क्या क्या है, ठीक है नहीं। देखिए क्या कह रहा है, इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब ने की थी, ठीक है नहीं। इस धर्म को मानने वालों को मुसलमान कहा जाने लगा, ठीक है नहीं। इतिहासकारों ने 1200 से लेके 1700 ईसा पूर्व तक का काल को मध्यकालीन यानी मुस्लिम काल की संज्ञा दी है। प्राचीन काल से ही भारत विदेशी शासकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत में वैभव और संपन्नता से आकर्षित होकर मुसलमानों ने भारत की 8वीं शताब्दी में आक्रमण किया, ठीक है नहीं। देखिए यहाँ पे मुस्लिम काल नहीं था, भारत में जो था वो शुद्ध देसी हिसाब किताब था अपना, लेकिन मुसलमान बाहर से आए। मुसलमान जो देखिए ये जो धर्म था इस्लाम धर्म, इसके संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। तो हजरत मोहम्मद साहब के जरिए इस धर्म की स्थापना हुई जिसे इस्लाम धर्म कहा गया, और इस धर्म को मानने वाले अनुयायियों को मुसलमान कहा जाने लगा, ठीक है नहीं। और ये कब से कब तक रहा, तो 1200 से लेके 1700 ईसा पूर्व तक यह काल रहा, और ये इस काल को जो नाम दिया गया वो मध्यकाल नाम दिया गया, ठीक है नहीं। मध्यकाल या मुस्लिम काल का नाम दिया गया इसको। तो देखिए भारत जो था वो विदेशी शासकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। क्यों रहा है, क्योंकि भारत अभी से नहीं हमेशा से, सदियों से, युगों से एक संपन्न देश रहा है, और संपन्न देश रहा है इसलिए देखिए इस दृष्टि से देखा जाए तो सभी देश इसके आगे कंगाल थे, और इसीलिए उन्होंने इसमें घुसने की कोशिश की, आक्रमण करने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, और वह यहाँ से धन ले जाने में भी सक्षम रहे। अब देखिए ये आगे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे जो था भारत में वैभव और संपन्नता से आकर्षित होकर मुसलमानों ने भारत पर 8वीं शताब्दी में आक्रमण किया। देखिए ये 8वीं शताब्दी थी, वो 8वीं शताब्दी थी, और उनका उद्देश्य केवल भारत की संपत्ति को लूटना ही था, ठीक है नहीं। परंतु बाद में वे यहाँ पर शासन करने की सोचने लगे, ठीक है नहीं। सबसे पहले भारत पर महमूद गजनबी, देखिए ये नाम याद रखना, यहाँ पे मैं अच्छे से इसको कर देता हूँ, महमूद गजनबी, ठीक है नहीं, ने आक्रमण किया। यहाँ पे भारत में सबसे पहले महमूद गजनबी ने आक्रमण किया। उसने 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1026 ईसा पूर्व तक, ठीक है नहीं, ईसवी जिसको कहते हैं, ठीक है नहीं, तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तथा पृथ्वीराज चौहान और जयचंद को पराजित कर भारत पर मुसलमान शासन किया, ठीक है नहीं। यहाँ जो आप समझ सकते हैं, यहाँ जो मोहम्मद गौरी ने जो आक्रमण किया था 12वीं शताब्दी में, वो जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जिसमें परास्त हुए थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक चीज मैं आपको लगातार बताते रहता हूँ और फिर से बता रहा हूँ कि अभ्यास एक ऐसी चीज है जिसके करने से कोई भी बेकार से बेकार प्राणी भी विद्वान बन सकता है। आपको मैं इसकी थोड़ी सी जो हिस्ट्री दी गई है यहाँ पे, मैं इसकी जानकारी थोड़ी और बता देता हूँ। ये पहली बार नहीं था कि इस मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, कई बार पृथ्वीराज चौहान के हाथों यह परास्त हुआ। जब यह पृथ्वीराज चौहान के हाथों परास्त होता गया तो इसने एक रणनीति बनाई। एक बात तो आपको भी मालूम होगी, जब बिल्ली खिसिया जाती है तो बस केवल उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो खम्बा नोचने लगती है, ठीक है नहीं। तो वही यहाँ पे हुआ कि इस मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए वहां के आसपास के जो इनके दुश्मन राजा थे उनका संगठन तैयार किया, और उनके साथ संधि की कि आपको राज्य करवाएंगे, हमें तो बस केवल इसी की दुश्मनी से मतलब है। लेकिन जब वह पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया उसने, तो उसने अपना जो निर्णय था बदल लिया और सभी राजाओं को धूर्त बनाकर, यानी उन्हें भी मिट्टी चटाकर, और खुद राज्य करने लगा। तो यहाँ से शुरुआत हुई भारत में मुगलों की, और इनका हिस्ट्री पूछा जाए तो बहुत ही बेकार पुराना है, और इन्होंने बहुत ही अभद्रता, हीनता,
अत्याचार के साथ राज्य करना शुरू किया था। लेकिन बाद में कुछ ऐसे शासक भी रहे यहाँ के जिन्होंने अच्छे से जीवन यापन ही किया और लोगों की भलाई भी की। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है अब आगे, ये क्या दिया है इसमें, नींव डाली। काई की नींव डाली, ये यहाँ पे जो नींव दी गई है वो यहाँ पे काई की, मुस्लिम शासन की नींव डाली। ठीक है नहीं, ऐसा करते हुए इन्होंने मुस्लिम शासन की यहाँ पर नींव डाल दी। वह यहाँ से लूटमार अपने देश अफगानिस्तान ले गई, लूटमार करी और अपने अफगानिस्तान देश को ले गई सब कुछ। सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासन सौंप दिया गया। यहाँ से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो गई। ठीक है नहीं, अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का शासक बन गया, शासन करने लगा यहाँ पे, तो अब यहाँ से हो गई मुस्लिम शासन की शुरुआत। तो अब पढ़ लेते हैं, देखिए ये यहाँ से इंपॉर्टेंट था, कैसे आया मुस्लिम काल इंडिया में, तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पे। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए मुस्लिम शासकों ने अपने शासित प्रदेशों में हिंदू मंदिरों को नष्ट करके उनके स्थान पर मस्जिदें बनवाई। पहला गलत काम इन लोगों ने यहाँ पे किया। देखिए आप किसी धर्म से संबंधित हैं, मैं आपके धर्म की अवहेलना नहीं करना चाहता, लेकिन आप दूसरे के धर्म की अवहेलना तो मत कीजिए। आप सोचते होंगे सर हिंदू हैं इसलिए कह रहे हैं, या सर मुसलमान हैं इसलिए कह रहे हैं, या सिख हैं या ईसाई हैं। देखिए धर्म मेरा चाहे कुछ भी हो, लेकिन कर्म मेरा एक होना चाहिए कि मैं दूसरे के घर को बर्बाद करूंगा तो स्वयं मेरा घर भी बर्बादी के रास्ते पर चलेगा। आप समझिए, दूसरों का जो लोग बुरा चाहते हैं वो क्या चाहते हैं कि बस दूसरा नष्ट हो और मैं आगे बढ़ूं, लेकिन वो इस चक्कर में यह भूल जाते हैं कि नष्टता और हीनता मेरे दिमाग पर इतना असर डालेगी कि मैं भी विनाश की ओर ही चलने लग जाऊंगा। ठीक है नहीं, तो विनाश का रास्ता यहीं से जन्म लेता है। और देखिए इनका भी बाद में विनाश हुआ, कैसे हुआ आपको मैं, अगर इसमें नहीं होगा चैप्टर में तो भी बताऊंगा। देखिए मुस्लिम शासकों ने अपने शासित प्रदेशों में हिंदू मंदिरों को नष्ट करके उनके स्थान पर मस्जिदें बनवाई। उन्होंने भारतीय साहित्य को नष्ट किया। उन्होंने क्या कर दिया, भारतीय साहित्य जो था, जो जब कविताएं लिखी जाती थीं, जो वहाँ की कहानियाँ थीं, जो वहाँ का छवि दिखती थी, जिन कहानियों में वहाँ का कल्चर दिखता था, वो सब उन्होंने नष्ट करवा दी, अपने हिसाब से लिखवाने लग गई। देखिए यहाँ पे और क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है ये मुस्लिम शासक भारत में अपनी संस्कृति और अपना धर्म को लेकर आए थे। इन्होंने भारत पर शासन करने के साथ साथ यहाँ पर अपनी संस्कृति और धर्म का प्रचार एवं प्रसार भी किया। ठीक है नहीं, अपनी संस्कृति और धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने शिक्षा का सहारा लिया। इन्होंने शिक्षा का सहारा लिया और उसी शिक्षा से इन्होंने अपनी धर्म संस्कृति यहाँ पे अपनी छाप छोड़ गई। देखिए कुछ ऐसे शब्द भी मैं बताऊंगा आपको जो आप हिंदी में नहीं उर्दू में ही बोलते हैं, यहाँ पे उनके बारे में जिक्र भी किया गया है। ठीक है नहीं, तो इन्होंने क्या लिया, शिक्षा का सहारा लिया। इन्होंने शिक्षा का सहारा लिया, इसके बाद इन्होंने अपने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया उसे मुस्लिम कालीन शिक्षा यानी मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है नहीं, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के बारे में जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि इस काल में प्रथम बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने, देखिए आप यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ लें, यहाँ का जो प्रथम बादशाह था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो सेनापति था। मैं पीछे पढ़ के गया हूँ तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में उस समय के बौद्ध शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को नष्ट करवा दिया था। वैदिक काल की शिक्षा के लिए दुश्मन बनी कौन, बौद्धकालीन शिक्षा, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, उस शिक्षा पद्धति में इतना बड़ा बदलाव लेके आए, लेकिन इन्होंने नष्ट नहीं किया कुछ भी, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति से जन्मी हुई शिक्षा थी। इन्होंने कंपटीशन इतनी हाई कर दी। देखिए आप एक बात सोचिए, अगर हमारी कंपटीशन हाई होगी तो हमारे देश में विद्वानों की संख्या ज़्यादा होगी। अगर हमारे यहाँ पे विद्वानों की संख्या ज़्यादा होगी तो साक्षरता ज़्यादा होगी, और जब साक्षरता ज़्यादा होगी तो हमारा देश ऑटोमेटिकली अपने आप तरक्की करने लग जाएगा। समझ में आया है नहीं? तो इन्होंने इसी पॉलिसी को अपनाया कि इन्होंने इतनी हाईएस्ट कंपटीशन ला के रख दी कि वैदिक काल की शिक्षा की रणनीतियों को भी मजबूर होना पड़ा कि हमें इस तरह से नहीं इस तरह से पढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ ये जो आए
इतने सर्वश्रेष्ठ प्राणी आए कि इन्होंने क्या कर दिया, विश्वविद्यालयों को ही नष्ट करवा दिया। इन्होंने कहा नहीं हमारी चलेगी, आपकी कुछ नहीं चलेगी, है नहीं। तो देख रहे हो या नहीं। तो ऐसे प्राणियों का क्या होता है, अंत होता है, पतन होता है। जो बनता है सबसे ज्यादा धुरंधर वही बन जाता है बाद में बंदर। देखिए वो कहते हैं ना कि दुर्बल को ना सताइए और जाकी मोटी हाय, और मुई खाल की श्वास सो और सारा भस्म हो जाए। देखिए ये बहुत ही अच्छी कहावत कही गई है। कैसे कहा गई है, देखो किसी दुर्बल प्राणी को आप सताते हैं, है नहीं, तो आप उस पर अपना दिला तो जमा लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिए वो बकरे की खाल, वो ऐसी खाल है जिससे धौंकनी बनाई जाती है, उसकी श्वास से सार यानी वो लोहा भी भस्म हो जाता है। देखिए आजकल के लोहारों के पास, जो हमारे ब्लैक स्मिथ्स हैं, उनके पास ऐसी धौंकनी नहीं पाई जाती। आजकल तो वो फैन पाया जाता है जिसको वो चलाते हैं लोग, लेकिन पहले जमाने में जो खाल थी, खाल को सिल के एक गोल 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 ऐसे करके मतलब एक थैली टाइप में बना दी जाती थी, जिसमें दो हत्थे लगा दिए जाते थे, और उसको खोल और बंद करके जैसे जैसे ही चलाते थे आप, तो उसमें से एक साथ हवा बाहर निकलती थी, तो ऐसी उसको कहा जाता था धौंकनी। तो यहाँ पे वो बात आगे सिद्ध होगी, कैसे होगी देखिए। तो इन्होंने विश्वविद्यालय तुड़वा दिए और अपनी शिक्षा का ढिंडोरा पीटने लगे। इससे डरकर अन्य बौद्ध शिक्षा केंद्र भी खुद ब खुद निष्क्रिय हो गए। ठीक है नहीं। देखिए डर इतना ज्यादा था कि उन शासकों के आगे इनकी नहीं चल पाई, और इन्होंने अपनी शिक्षा केंद्र भी बंद कर दिए खुद ब खुद। परंतु यहाँ यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि इस काल में वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली, शिक्षा केंद्र निरंतर चलते रहे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज का कि क्या चल रहा है दुनिया में। लेकिन ये चीज बताइए, देखिए यहाँ पे बौद्ध शिक्षा प्रणाली तो यहाँ पे इन्होंने निष्क्रिय करा दी, उनके ये तोड़वा दिए, विश्वविद्यालय तोड़वा दिए, नष्ट कर दिए, और कुछ केंद्र खुद ब खुद जो निष्क्रिय हो गए। लेकिन वैदिक काल में ऐसा क्या था कि वो निष्क्रिय नहीं हो पाए। तो देखो समझो इस कहानी के पीछे मतलब क्या है। देखिए हम पहले ही पढ़ा चुके थे कि जो वैदिककालीन शिक्षा थी, उनके जो यूनिवर्सिटीज थे वो लोकल एरिया में थे, जंगलों में थे। यानी उनका जो क्षेत्र था जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा थी, वो वहां पे अपने केंद्र नहीं लगाया करते थे। तो यही कारण रहा कि इनके तो केंद्र हो गए बंद, लेकिन वो चलते रहे क्योंकि वो जंगलों में थे, वहां पे कुछ ही कम से कम शिक्षार्थी जाया करते थे, है नहीं। अध्ययन काल जो लिमिटेड था, यहाँ पे अनलिमिटेड हो गया क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा था, इसलिए ये बंद हो गए। ठीक है नहीं। देखते हैं ना, जो ये भी कहावत यहाँ पे सही होती है, कुछ जो एकदम उठता है वो धड़ाम से गिरता है। वो यहाँ पे हुआ कि ये एकदम उठे और धड़ाम से गिरे, लेकिन ये कंटिन्यूस चलते रहे, है नहीं। वही खरगोश और कछुए जैसा हिसाब कि एकदम भागोगे और नींद आ गई तो सो जाओगे, लेकिन कछुआ नितांत चलता रहा, निरंतर चलता रहा, तो वो रेस जीत गया, है नहीं। लेकिन मैं किसी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रहा, लेकिन आप समझिए ये यहाँ पे था, ये जो कहा गया है कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के जो केंद्र थे वो निरंतर चलते रहे, क्योंकि ये नगरों से दूर घने जंगलों में, यह वही बात आ गई। देखो मैं बता रहा था आपको, वही बात आ गई कि इसलिए वो चलते रहे। अच्छा, इनकी और मुगल शासकों का ध्यान नहीं जा सका, अतः इस काल के दो शिक्षा प्रणालियां समान रूप से चलती रहीं। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली दोनों ही चलती रहीं। ठीक है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपके समझ में आ गया होगा, मुझे ये उम्मीद है। आगे पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए इसको भी। ये कह रहा है कि मुगल काल मध्यकाल का स्वर्ण युग कहलाता है। जो मुगल काल है वो मध्यकाल का स्वर्ण युग कहलाता है। देखिए इस शिक्षा में बुराई भी थी तो इस शिक्षा में भलाई भी बहुत थी। एंड में जब ये वीडियो आगे बढ़ता जाएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें बुराई क्या थी और अच्छाई क्या थी। बस आप देखिए, एक चीज मैं शुरुआत में ही कह देना चाहता हूँ कि अगर वीडियो देखते हैं आप 1 मिनट, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। वीडियो देखते हैं आप आधा, तो आप 50% समझ गए, आधा ज्ञान हो गया, यानी ये आपके नुकसानदायक है। पूरा ज्ञान लेना है, पूरी वीडियो देखिए। अगर नहीं देखनी आप यहीं पे स्किप करके भाग जाइए, मुझे आगे नहीं पढ़ाना आपको। लेकिन अगर आपको पूरा देखना है तो आपको मैं भरोसा दिला देना चाहता हूं, ये मुगल शिक्षा जो है, जो मध्यकाल की शिक्षा है, आपको दोबारा कभी कहीं नहीं पढ़नी पड़ेगी इस वीडियो के अलावा। इससे मैं पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूं। ठीक है नहीं। तो इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिए मुगल काल मध्यकाल का स्वर्ण काल कहलाता है। ये कैसे, ये आगे बता देंगे हम। ऐसे इसके शासक
बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि रहे। ठीक है नहीं, इसके जो ये जो बादशाह रहे वो कौन कौन से रहे, यहाँ पे लगा देता हूँ अच्छे से टिक में, इस चीज को याद कर लो आप। यहाँ पे कौन कौन से शासक रहे, यहाँ पे जो शासक थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बादशाह, औरंगजेब आदि रहे। ठीक है नहीं, ठीक है। इस काल में कला, संगीत, न्याय, भूमि, व्यवसाय, शिल्प कला, कृषि, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। विशेष प्रगति किस क्षेत्र में हुई, आपको में ये बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रगति हुई वो कला के क्षेत्र में हुई, संगीत के क्षेत्र में हुई। आपको मैं बता देता हूँ ये दो क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट है इस काल के, शिल्प कला इससे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है नहीं, यहाँ पे 3 कलाओं का बहुत ज्यादा, देखिए यहाँ पे डिजाइनिंग का काम बहुत जबरदस्त हुआ था, और इस काल की ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस काल में हमने कपड़ा बनाना सीखा, कपड़ा सिलना सीखा, इसमें हमने नई नई डिजाइन सीखी, कैसे तराशा जाता है पत्थरों को ये सीखा हमने, क्योंकि ताजमहल है नहीं, आपके रेड फोर्ट्स किले जो हैं वो इसी काल में बनाए गए हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस काल में कि ये हमें फायदा मिला है। कुछ चीज के नुकसान होते हैं तो फायदे भी होते हैं, और फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। कि मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या रहे, मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या रहे, तो इसके उद्देश्य यानी एफर्ट्स जो थे वो क्या रहे, मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा ज्ञान का पर्याय मानी जाती थी। देखिए इस चीज को बहुत अच्छे से जानेंगे, क्या कह रहा है, ये कह रहा है मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा जो है वो ज्ञान का पर्याय मानी जाती थी। यानी आपको ये जो शिक्षा दी जाती थी, देखिए शिक्षा और ज्ञान में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या, एक सूचना अगर आपको दी गई है तो वो केवल एक शिक्षा है, लेकिन अगर उसको अप्लाई करके दिखा दिया गया तो वो एक ज्ञान है। ठीक है नहीं, आप समझे होंगे शिक्षा क्या है और ज्ञान क्या है। लेकिन यहाँ पे जो था, यहाँ पे कहा गया था कि शिक्षा ही ज्ञान है नहीं, आपको प्रैक्टिकल नहीं करना, केवल सीखना है, और ये जो जान जाए आप वही ज्ञान हो गया। ठीक है नहीं, आप आगे पढ़ें। मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इस्लामिक संस्कृति व धर्म का प्रचार प्रसार करना था, इसीलिए ये लगे थे इस शिक्षा नीति में। आपको पहले से अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझको आप अच्छे से, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ साथ इन्होंने ज्ञान, कला, कौशल के प्रशिक्षण और ऐश्वर्य प्राप्त करने की शिक्षा पर भी बल दिया। देखिए ये लोग बहुत बिलीव रखते थे किसमें, ऐश्वर्य में। ऐश्वर्य क्या होते हैं, भोग विलास, ऐश्वर्य। ठीक है नहीं, अच्छे से कंफर्ट, वो ऐश्वर्य, यानी केवल पड़े रहो, खाते रहो, पीते रहो, मस्त रहो, ऐसी इनकी धारणा थी। और आज भी देख रहे होंगे बहुत से मुस्लिम लोग जिनकी 8-8 औलाद हैं वो कुछ नहीं करते, वो रिक्शा चलाते हैं, और एक टाइम रिक्शा चलाते हैं उससे 4 दिन का खाना चला लेते हैं, और नहीं अगर मुर्गा बनाते हैं तो वो उस दिन का भी खर्चा कर डालते हैं, खत्म हुई कहानी। ठीक है नहीं, तो सीखिए यहाँ पे जो ये शिक्षा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी चीज जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि ये लोग भोग विलास और ऐश्वर्य पे ज्यादा ध्यान देते थे। ये नहीं जानते थे भगवान कौन है, सदकर्म कौन है, अच्छे कर्म कौन है, ये नहीं जानते थे इस चीज को। ये बस ये जानते थे खाओ पियो मस्त रहो अच्छे से। लेकिन हालांकि ये शिक्षा इतनी बुरी नहीं है। देखिए आपको इसके बारे में जो मेन पर्पज है वो क्या रहे इसके, ये भी बताऊंगा, लेकिन ये करते और इसका उल्टा ही है। जो शिक्षा में बताया गया उसका उल्टा ही कर डालते हैं ये। देखिए इनकी शिक्षा में भी यही कहा गया है। देखिए यहाँ पे जो बातें हैं उनका कभी इनका अपोजिट दे दिया जाएगा तो कभी इनके फेवर में दे दिया जाएगा, ऐसे करके ये शिक्षा नीति चलती रही है। ठीक है नहीं, तो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, ज्ञान का प्रसार। यहाँ पे ज्ञान का प्रसार किस हिसाब से हुआ देखते हैं। देखिए ये कह रहा है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब ज्ञान को निजात यानी मुक्ति पाने के आधार मानते थे। यहाँ पे ऐश्वर्य की प्राप्ति कर रहे हैं और यहाँ पे निजात यानी मुक्ति पाने का रास्ता दिख रहे हैं। देखिए अपोजिट हो गया है नहीं। देखिए बहुत सी चीजें मिलेंगी आपको अपोजिट इसमें। यहाँ पे तो ऐश्वर्य पर बल दे रहे हैं, ऐश्वर्य पर बल दिया जा रहा है, और लेकिन यहाँ पे निजात यानी मुक्ति पाने की शिक्षा बताई जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है भैया, आगे पढ़ लेते हैं। इसलिए इन्होंने प्रत्येक मुस्लिम के लिए ज्ञान को प्राप्त करना अनिवार्य बताया। ठीक है नहीं, वो तो सबको मालूम है बिना ज्ञान के कहीं कुछ नहीं रखा। अगर अनपढ़ आदमी है तो वो एक कदम से ही सोच पाएगा, लेकिन पढ़ा लिखा है तो वो 17 स्टेप फॉलो करके ही सोच लेगा, है नहीं। बहुत सी चीजें हैं जो आप कॉपी किताब से करते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लाता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो इसीलिए कहते हैं पढ़ो लिखो ज्ञानवान बनो बुद्धिमान बनो, लेकिन लेखक साहित्यकार मत बनो, दूसरों की कमियां मत
खोजो, अपने अंदर की कमियां देखो और आगे बढ़ो। इसलिए इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबको अनिवार्य कह दिया कि सबको भैया शिक्षा मिलनी चाहिए। अच्छा, क्या कह रहा है इसके बाद, इसको ध्यान में रखकर ही मोहम्मद शासकों ने भौतिक व आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान का प्रसार किया। भौतिकवाद भी है और आपका धार्मिकवाद भी है। वो बिल्कुल बौद्ध शिक्षा में भी था और वो वैदिक काल में पहले नहीं था लेकिन बाद में हो गया, है नहीं। पहले जो था वो केवल धार्मिक शिक्षा वैदिक काल में दी जाती थी, फिर भौतिक शिक्षा भी दी जाने लगी। ये दोनों सभी शिक्षा प्रणाली में ऐसा रहा है, लेकिन इन्होंने ये चीज कर दी तो इन्होंने कुछ नया नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे मैं समानता और अंतर भी बताते जा रहा हूँ साथ में आपको। आगे क्या कह रहा है, इस्लाम धर्म का ज्ञान प्रदान करना, यानी इस्लाम धर्म का ज्ञान प्रदान करना कैसे कराते थे ये इस्लाम धर्म का ज्ञान प्राप्त, वो देख सकते हैं इसमें हम। क्या कह रहा है, प्रत्येक मुसलमान व्यक्ति का प्रमुख कर्तव्य था कि वह इस्लाम धर्म के ज्ञान का प्रचार व प्रसार करे। वही आगे लौट के चीज, ठीक है नहीं, क्योंकि इस्लाम धर्म की अपनी संस्कृति थी, इसलिए इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार पर बल दिया गया। शिक्षा की व्यवस्था मकतब और मदरसों, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए मकतब एवं मदरसों में यहाँ की शिक्षा दी जाती थी। और भी बहुत सारे केंद्र हैं यहाँ के, जैसे कि मस्जिदों में भी दी जाती थी यहाँ की शिक्षा, और बहुत सारे हैं जैसे कि फारसी स्कूल्स भी थे, है नहीं, उर्दू स्कूल्स भी थे, वो आगे हैं। थोड़ा मैं बता रहा हूँ इंग्लिश में, वो आपको हिंदी में बता दूंगा उस टाइम। तो यहाँ की शिक्षा प्रणाली की जो शुरुआत थी यहाँ से हुई, यहाँ की ये संस्थाएं बनी, ठीक है नहीं। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है अच्छे चरित्र पर निर्माण देना। देखो भाई, एक चीज मैं आपको साफ बता देता हूं, आप बीएड में हो, छोटे बच्चे नहीं हो। जो व्यक्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति करेगा, जो व्यक्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति करेगा, वो सत्कर्म कभी नहीं कर सकता, अच्छे कर्म कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐश्वर्य कहलाता है मन, और मन कहता है कि इधर जा उधर जा, और मन तो ये भी कहता है कि लेडीजों के हाथों से चप्पल खा, है नहीं। तो मन की बातें हम यहाँ नहीं कर सकते, और मन जो है वो ऐश्वर्य ही होता है। आप समझिए, अगर ऐश्वर्य में आप फंस गए, आप ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य चाह रहे हैं, तो आप सत्कर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है नहीं। कुछ अलग हटके सोचना पड़ेगा इस चीज को, ये इसका अपोजिट पॉइंट है, यहीं पे मिल गया, ठीक है नहीं। मुस्लिम जो है ये क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं इसको। क्या है, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों के अच्छे चरित्र का निर्माण करना था, और मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं में छात्रों की अच्छी आदतें और चरित्र का निर्माण के लिए शिक्षकों द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते थे, ठीक है नहीं। निरंतर प्रयास जो करेगा वही सफल होगा, लेकिन यहाँ पे निरंतर प्रयास किस लिए किए जा रहे हैं, अच्छे चरित्र के लिए। देखते हैं भैया कितना रिजल्ट निकलता है, शायद हो भी सकता है, मैं नहीं कह सकता इस चीज को। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने अच्छे चरित्र के लिए निरंतर प्रयास करने शुरू कर दिए यहाँ के टीचरों ने। लेकिन यहाँ के टीचरों को क्या कहा जाता था, उस्ताद कहा जाता था। क्या कहते थे, उस्ताद, है नहीं, उस्ताद, ठीक है नहीं, उस्ताद कहते थे यहाँ के टीचरों को। वहाँ के टीचरों को देखो, यहाँ पे बौद्ध काल दिया गया है, यहीं पे थोड़ी सा जो दिया गया है, यहाँ के टीचरों को क्या कहते थे, भिक्षु कहते थे, है नहीं, या आचार्य कहा करते थे वैदिक काल में, ठीक है नहीं। समझिए, आपको मैं तीनों को कॉम्बिनेट करके पढ़ा रहा हूं, जिससे आपको कभी कुछ देखने की जरूरत ही ना पड़े इसमें, ठीक है नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे ये जो कह रहा है पढ़ लेते हैं इसको। मुस्लिम शासकों के प्रति वफादारी, ठीक है। अब इतना इतना लेंगे क्योंकि आप समझ चुके हैं इस पॉइंट को ही पढ़ के कि आप वफादार रहो इनके प्रति, तभी कुछ आपका भला हो पाएगा, नहीं तो बुराई होगा। आगे क्या कह रहा है, सांसारिक विलासिता की प्राप्ति। आगे वहीं पे अपनी औकात पे आ गए ये लोग। देखो क्या कह रहा है, सांसारिक विलासिता की प्राप्ति, भोग विलास में जीवन जीना, अच्छे से जीवन जीना। देखो क्या कह रहा है, शासक विलासिता पूर्व जीवन जीने के लिए विश्वास रखते थे, यानी विलासिता के जीवन में विश्वास करते थे और इसीलिए अधर्म करते थे। अब एक बात बताइए, जो विलासिता का जीवन जिएगा, भोग विलास में जीवन जिएगा, है नहीं, बुरी आदतों में जीवन जिएगा, हर चीज यहाँ की एक चीज से शुरू हो गई, एक चीज पे ही खत्म हो जाएगी, वो केवल ऐश्वर्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य, तो कैसे कर पाएंगे आप सत्कर्म, है नहीं। तो ये केवल ढकोसला था यहाँ का। इन्होंने अत्यंत अत्याचार किया इन्हीं चीजों के पीछे। इन्होंने ना किसी की बहन को छोड़ा, ना किसी की बीवी को छोड़ा, ना किसी की बेटी को छोड़ा। इन्होंने जो अच्छा लिया वो अपने महल में ले गए घसीटते हुए। ये ऐसे जीवन जिया करते थे, है नहीं, इसीलिए हरामी थे।
इसीलिए इस्लाम के अनुसार मानव जीवन में भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति ही महत्वपूर्ण है नहीं। मध्यकालीन मुस्लिम शासक सांसारिक ऐश्वर्य एवं भोग विलासतापूर्ण जीवन जीते थे। उन्होंने शिक्षा के द्वारा इनको बढ़ावा दिया। देखिए ये क्या बात है, क्या कहानी है यहाँ की, समझ लीजिए आप। ऐसा ज्ञान शायद आप लोग देख रहे होंगे कि देखो वो कहते ना मुंह पे स्वासवा और पेट में छुरी, वो इन लोगों के थी। देखिए शिक्षा के नाम पे ढकोसला था, केवल एक ढकोसला। इनके जरिए हमें बस एक ही चीज मिल पाई, सौंदर्यता। सौंदर्यता यानी जो आप कह सकते हैं पुस्तक कला के अंतर्गत आती हैं चीजें, जैसे कि अच्छी चीजों को बनाना कैसे सीखते हैं, पत्थरों को तराशना कैसे सीखते हैं, डिजाइनिंग कैसे करते हैं, बस वही सिखा पाए ये लोग, और कुछ नहीं सिखा पाए। इस्लाम धर्म की श्रेष्ठ सिद्ध करना, ठीक है नहीं, इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करना। श्रेष्ठता सिद्ध करना मतलब गलत है तो भी सही कर दो, सही है तो भी सही कर दो, आप महान है हुजूर, है नहीं, ऐसे करके कर दो, बस हो गया काम खत्म। तो ये सब पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, क्या कह रहा है, विशेषताएं क्या थी यहाँ की जो विशेषताएं थी उन पे बहुत अच्छे से गौर करेंगे कि यहाँ क्या क्या विशेषताएं बनी हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, भारत पर मुसलमानों के आक्रमणों तदुपरांत यानी उनके बाद देश में मुस्लिम शासन की स्थापना के कारण प्राचीन शिक्षा प्रणाली अतीत के गर्त में समाने लगी। अतीत का गर्त यानी नष्ट हो जाना होता है, ठीक है नहीं। तो ये जो शिक्षण प्रणाली थी, यही फर्क है, यही हमारा जो था शिक्षा के प्रति, क्योंकि आज हम संस्कृत से इतने दूर हैं, इसका कारण यही है। अतीत के गर्त में समाने लगी हमारी जो पुरानी शिक्षा थी, और एक नई शिक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ जो मुस्लिम काल प्रणाली के नाम से जानी जाती थी। 600 वर्ष तक यह देश में प्रचलित रही, ठीक है नहीं। तो ये कब तक, 600 वर्षों तक चलती रही, 600 वर्ष, 600 ईयर, ठीक है नहीं, ये चली, ठीक है नहीं। अब आगे पढ़ लेते हैं। निःशुल्क शिक्षा थी ये कैसी शिक्षा थी, निःशुल्क शिक्षा थी ये। आगे व्यवहारिक शिक्षा थी ये, ठीक है नहीं। आगे तो कक्षा नायक पद्धति का यानी मॉनिटर कह दो, सीधी बात है, मॉनिटर जो थे यहीं से प्रचलन हुआ है, यहाँ से मॉनिटर का, ठीक है नहीं। अब ये क्या है, अब क्या कह रहा है, शिक्षण की स्थिति, है नहीं। तो ये क्या कह रहा है, शिक्षक की स्थिति कैसी रहती थी शिक्षा के प्रति। देखिए ये क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़ेंगे। ये कह रहा है शिक्षा के प्रति लौकिक दृष्टिकोण के कारण मुस्लिम युग में शिक्षक की स्थिति बहुत ही परिवर्तनशील हो गई थी, है नहीं, या शिक्षक की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया था, कोई सी बात कह लो, बात वही है नहीं। इन शिक्षकों की स्थिति प्राचीन भारतीय शिक्षकों के समान उच्च नहीं थी, निम्न थी, क्योंकि भोग विलासता का जीवन जीते थे, है नहीं, तो इसलिए निम्न हो गई। आगे क्या कह रहा है, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के समान इस शिक्षा पद्धति भी गुरु शिष्य के संपर्क व्यक्तिगत था। शिक्षक अपने विचारों तथा आदर्शों से छात्रों को प्रभावित करता था तथा छात्र की प्रतिभा, कुशलता तथा योग्यता की वृद्धि में योग देता था, ठीक है नहीं। आगे क्या कह रहा है, गुरु और शिष्य के संबंध। तो गुरु और शिष्य के संबंध पहले जितने मधुर नहीं थे लेकिन अच्छे थे, कह सकते हैं, इसने पूर्व व्यवहार रखते थे। शिष्य भी अपने शिक्षक के प्रति विनम्र एवं भक्तिपूर्ण व्यवहार रखते थे। तो थे तो सही, लेकिन ये इतने अच्छे नहीं थे जितने पहले थे, ठीक है नहीं। धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा का समन्वय, ठीक है नहीं। इस शिक्षा में सर्वोत्तम विशेषता थी कि धार्मिक और लौकिक शिक्षा का समन्वय। इस शिक्षा पद्धति में प्राथमिक स्तर पर बालकों को कुरान की आयतें कंठस्थ कराने के साथ साथ उन्हें अंकगणित, लेखन पत्र, कला तथा अन्य जीवोपयोगी विषयों का अध्ययन कराया जाता था, है नहीं। उच्च स्तर पर कुरान के नियमित अध्ययन करने के साथ साथ इन्हें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और आदि विषयों का अध्ययन कराया जाता था, ठीक है। ऐसे करके ये बनी शिक्षा। आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या कर रहा है, मध्यकाल की शिक्षण की विधियाँ। तो व्याख्यान विधि यहाँ पे वही आ गई, प्रायोगिक विधि वही आ गई, उन्हीं विधियों से ये काम चला रहे थे, यानी कुछ अपना नया नहीं लिखा है। तर्क विधि, अनुसरण एवं अभ्यास का स्मरण विधि, ठीक है नहीं, शिक्षक बोलेगा उसके बाद बच्चे बोलेंगे। स्वाध्याय विधि, स्वयं से अध्ययन करना, वही विधियाँ, कुछ नया नहीं है। उपाधियाँ पढ़ लीजिए यहाँ पे, ये पढ़े, फाजिल उपाधि दी जाती थी, काबिल उपाधि दी जाती थी, आमिल उपाधि दी जाती थी, ठीक है नहीं। तो आप ही बोलते होंगे आप इस काबिल हो या नहीं, है नहीं। काबिल उपाधि है काय की, उस टाइम की शिक्षा की। फाजिल, आमिल, ये सब उपाधियों के नाम है। तो पढ़ लेते हैं इन उपाधियों को। क्या करा है, मुस्लिम काल में छात्रों की उपाधियों की भी व्यवस्था थी।
वैसे तो इस काल में परीक्षा नहीं होती थी, शिक्षकों की संतुष्टि होने के आधार पर ही छात्रों को सफल घोषित कर दिया जाता था। विशेष क्षेत्र में योग्यता रखने वाली उपाधियां प्रदान की जाती थी। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में आप योग्यता रखते हैं तो उनको कह दिया जाता था तर्क तथा दर्शन विशेष योग्यता, जिसमें तर्क और दर्शन में विशेष योग्यता जिसको होती थी उसे फाजिल कहते थे। अरबी फारसी में साहित्य के क्षेत्र में जिसको योग्यता होती थी उसको काबिल कहते थे, है नहीं। मुस्लिम धर्म के योग्यता रखने वाले छात्रों को आमिल कहते थे, ठीक है नहीं। तो ऐसे करके ये जो उपाधियां बनी। आगे पढ़ लेते हैं इनके मुख्य शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे। तो देखो पहले क्या था, मकतब, दूसरा मदरसा, ठीक है नहीं, समझ में आ रहा है नहीं। तीसरा था इनका खानकाहें, क्या है, खानकाहें जो इनका रहा है शिक्षण का केंद्र। दरगाहें भी रहा है, दरगाहों पर शिक्षा दी जाती थी। कुरानी स्कूल्स हो गए, फारसी स्कूल्स हो गए, है नहीं, फारसी कुरान स्कूल हो गए, अरबी स्कूल हो गए, ये इनकी शिक्षा के केंद्र रहे। अब इम्पोर्टेंट चीज जो बेस्ट आने वाली है ना इस शिक्षा में वो यही है, क्या है, पढ़ लीजिए इसको आराम से। देखिए यहाँ पे मध्यकाल में शिक्षक को उस्ताद कहते थे और छात्र को शागिर्द कहते थे, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए आप, याद कर लीजिए, है नहीं। मध्यकाल में छात्र शिक्षक का संबंध हम पढ़ चुके हैं, हम नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी, ठीक है नहीं। वो कह रहे दंड व्यवस्था, ये पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ की। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मध्यकाल में मकतब एवं मदरसों में नियम पालन न करने वाले छात्रों के लिए दंड की व्यवस्था थी। उन्हें कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। यहीं से शारीरिक दंड की शुरुआत हुई। डंडा मारना, डांट का फटकारना, कान खींचना, यहाँ से शुरू हुआ। छात्रों को दिन भर धूप में खड़ा रखा जाता था। उन्हें कड़े बेंत, घूंसे, है नहीं, उठक बैठक लगाने आदि जैसे दंड दिए जाते थे। यहीं से शुरू हो गया ये। और आज भी आप मुस्लिम कालीन शिक्षा के कुछ न कुछ दंड दे ही देते हैं, कुछ नहीं तो घुमा के हाथ मार देंगे आप, है नहीं। तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं करें आप। देखिए छात्र भी बच्चे ही होते हैं और बच्चे होते हैं वो सच्चे होते हैं, ठीक है नहीं, उनमें कोई बुराई नहीं होती। कितनी भी बुराई हो लेकिन उसको भी इग्नोर करना चाहिए। सिखाना आपका धर्म है, पीटना आपका धर्म नहीं, ठीक है नहीं। अब क्या कह रहा है, इस दंड के भय के कारण छात्र अनुशासित रहते थे। देखिए अनुशासित कहाँ, बेचारे घुट मिल के रहते थे, ठीक है नहीं। अनुशासन तो ये है ही नहीं, ये तो भेड़ बकरियों को घेरना हो गया, ठीक है नहीं। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार का दंड व्यवस्था हास्यास्पद ही कहा जाता है, ठीक है नहीं। हास्यास्पद यानी हंसी मजाक और ठिठोली कहेंगे इस चीज को। बेंत से मारोगे बच्चे को तो हंसी ठिठोली तो है ही है। आप क्रैक हो क्या, आप शिक्षक हो यानी एक बहुत बड़े योग्य पुरुष हो और आप क्या कर रहे हो, इतने हीन काम करोगे, बेंत से मारोगे बच्चों को। बच्चा चाहे कितना भी बुरा हो लेकिन आपको बेंत से नहीं मारना चाहिए। और आज के ज़माने में तो बिल्कुल मत मार दियो भैया, सीधी बात बता रहे हैं हम। नहीं तो बच्चा करेगा आपके नाम पे FIR, नौकरी जाएगी एक तरफ और आप जाएंगे एक तरफ। तो ऐसे गड़बड़ मत कर दियो, बता रहे हैं अभी, ठीक है नहीं। तो आगे क्या कह रहा है, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन किस प्रकार से मूल्यांकन कर रहा है ये। देखिए ये कह रहा है 1200 से लेकर 1700 तक ये जान चुके हैं हम कि यहाँ से रही, और 600 वर्ष इसका काल रहा, किसका, इस प्रणाली का 600 वर्ष रहा। और ये क्या था, हिंदू शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता था। देखो किसको जाना जाता था, इसको इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो। शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन उनकी अच्छाइयों और बुराइयों के आधार पर होता है, ठीक है नहीं। कितनी अच्छाई है कितनी बुराई है उस मूल्यांकन में होता है, ठीक है नहीं। वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली दोनों को हिंदू प्रणाली कहा जाता था, हिंदू शिक्षा प्रणाली कहा जाता था, जबकि इसको मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहा जाता था। समझ गए या नहीं। और इनमें जो गुण दोष होंगे वो आपके सामने होंगे अभी, ठीक है नहीं। तो ये कह रहा है मध्यकालीन के गुण, पहले आप गुण देख लीजिए इसमें कितने गुण थे। निःशुल्क शिक्षा थी, पहली अच्छाई ये थी। दूसरा कह रहा है शिक्षा की व्यवस्था राजा का उत्तरदायित्व था। देखिए शिक्षा की व्यवस्था जो थी यहाँ के राजा का उत्तरदायित्व था। बेटा ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए अपने यहाँ के राजा, मैं मानूंगा चाहे कितना भी महान राजा सही, लेकिन 2 पैसा खर्चा नहीं करके जानता था, लोभी थे, अपने राज्य में लगे रहते थे। अरे शिक्षा के प्रति भी दान देते थे आप, मान लीजिए उन्हें भी दान देना पड़ता था, ऐसा नहीं कि बिना दान के उनके चलती हो शिक्षा प्रणाली। लेकिन मगर आप एक बात बताइए, दान देने से क्या होता है, मान लीजिए 4 व्यवस्थाएं आप ही कर दें उस विद्यालय में तो उसमें सहूलियत नहीं हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये अच्छाई थी कि राजा का धर्म था, किसी भीख से नहीं चलते थे स्कूल, है नहीं, किसी दान से नहीं चलते थे स्कूल। लेकिन आज भी डोनेशन की वाली व्यवस्था मैंने आपको याद दिला दूं, आज भी है नहीं, क्योंकि अपना देश अपना ही देश है, कितना भी भूलेंगे लेकिन ये अपनी संस्कृति को, पूरी संस्कृति को नहीं भूल पाएंगे भैया।
लेकिन यहाँ पे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ, जो सरकारी स्कूल चलते हैं वो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली से चलते हैं, प्राइवेट जो चलते हैं वो भारतीय शिक्षा प्रणाली से चलते हैं। समझ में आया नहीं? क्योंकि वहाँ पे सरकार का दायित्व होता है पूरा पूरा, और यहाँ पे ये आपका दायित्व होता है पूरा पूरा। आप नहीं जाओगे स्कूल नहीं चलेंगे, लेकिन वहाँ पे सरकारी स्कूल आप बिल्कुल मत जाओ फिर भी स्कूल चलेंगे, है नहीं? तो समझिए यहाँ पे यही फर्क है, ठीक है नहीं? और इसीलिए जो यहाँ के जो उस्ताद हुआ करते थे उन्हें एकदम खा पी के एकदम कट्टे कट्टे पट्टे मोटे मिलते थे, ठीक है नहीं? जबकि वैदिक काल और बौद्ध कालीन में एकदम सूखे सर रहे थे शिक्षक मिला करते थे, क्योंकि उन्हें मेहनत भी करनी पड़ती थी और भीख मांग, देखिए शिक्षक नहीं मांगा करते थे, लेकिन वो जो उनके छात्र जाया करते थे भीख मांगने के लिए और भिक्षा ग्रहण करके जो भी लाते थे बेचारे उसी पे संतुष्ट हुआ करते थे। तो समझिए ये कहीं ना कहीं असर रह जाता है इन चीज़ों में, है नहीं? तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या है, क्या कह रहा है। शिक्षा की व्यवस्था राज्य का उत्तरदायित्व हुआ करती थी और छात्रों का प्रोत्साहन, छात्रों को प्रोत्साहन दिया जाता था। देखिए यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे हम पूरा पूरा। क्या कह रहा है ये जो कह रहा है इस चीज़ को आप भी इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें ही मिलेंगे आपको बहुत बड़ी बढ़िया चीज़ें। तो क्या कह रहा है, मध्यकाल में धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, कौशल के क्षेत्र में योग्यता रखने वाले छात्रों को प्रोत्साहन के लिए आर्थिक सहायता देने की शुरुआत की गई थी। आधुनिक समय में ऐसे छात्रों को विशेष आर्थिक सहायता सहयोग प्रदान की जाती है, जो इस व्यवस्था के विकास का श्रेय मध्यकाल की शिक्षा प्रणाली से को जाता है, ठीक है नहीं? आज मिलता है स्कॉलरशिप, जिसको हिंदी में कहते हैं छात्रवृत्ति, यानी वजीफा, है नहीं? ये उर्दू का शब्द है वजीफा, है नहीं? हिंदी में कहते हैं छात्रवृत्ति, ठीक है नहीं? तो समझिए ये जो है क्या है, ये इसी काल से लिया गया है नहीं? ये जो प्रणाली है वो इसी काल से ली गई है कि आज तो योग्य हो या ना हो, बस गरीब होना चाहिए, है नहीं? उसको ही मिल जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये बंद कर दिया जाए, सरकार इस पे स्टेप ले खूब अच्छे से, इस शिक्षा को क्या कर दे, अत्याधुनिक कर दे। आधुनिक शिक्षा चल रही है लेकिन अत्याधुनिक कर दे, हाईटेक कर दे इस एजुकेशन को। यानी आपको क्या कर दे, देखिए मेरी एक शिक्षा नीति, आप थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा 2 मिनट का, लेकिन आप सुनिए जरूर मेरी बात में, अगर थोड़ी भी पावर हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है नहीं? देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, बताइए आप सेंटर डलवाते हैं, है नहीं? एग्जाम के लिए सेंटर डलवाते हैं नहीं? आप पैसा खर्च करते हैं चीज़ों पे, या नहीं? आप क्या कर दें, आप कर दें इस शिक्षा को ऐसे कि सभी छात्रों को स्कूल नहीं जाना है। पहली चीज, छात्रों को स्कूल नहीं जाना है तो देखिए छात्रों के पास समय होगा, है नहीं? छात्रों के पास बहुत ज़्यादा समय होगा अगर वो विद्यालय नहीं जाएंगे तो। अब सोचिए, आपने कहा होगा कि सर अगर विद्यालय नहीं जाएंगे तो फिर बच्चे क्या करेंगे? समझिए आजकल जो शिक्षा प्रणाली है वो आधुनिक है, मैं इसको अत्याधुनिक करने की बात कर रहा हूँ। वो कैसे? आप अगर क्लासेस देना चाहते हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, आप अभी जानते हैं कोरोना के टाइम पे सभी क्लासेस लाइव चलती हैं, सभी बच्चे यूट्यूब फेसबुक ऐसे इन चीज़ों से पढ़ते हैं, है नहीं? तो आप भी एक काम कीजिए, एक ऐप का जो है वो निर्माण कराइए और उसमें अपने जो शिक्षा है वो डलवा दीजिए, ठीक है नहीं? आप चाहें तो हजारों टीचरों के माध्यम से इस शिक्षा प्रणाली को संपन्न करा सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो योग्य टीचर हैं, अयोग्य होंगे वो वैसे ही भी निकल जाएंगे। लेकिन मैं ये जो शिक्षा प्रणाली की बात कर रहा हूँ वो मात्र मैं जो बात कर रहा हूँ वो 9th से लेके और ऊपर की क्लासों की बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे कि सर एक वाला बच्चा तो नहीं ले पाएगा, तो नहीं कह रहा मैं उसके लिए, मैं कह रहा हूँ 9th से लेके आप ऊपर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ जो भी हैं XYZ पढ़ाई जो है उनको ऑनलाइन कराइए आप, ठीक है नहीं? पहली चीज़, अभी मान लीजिए ये छोटे बच्चे नहीं होते, ये बड़े बच्चे होते हैं, चीज़ों को जानते हैं, अच्छे से चलाना जानते हैं, अच्छे से परखना जानते हैं, तो इनको ज़रूरत नहीं होगी इन चीज़ों की। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आप जो है अपना एग्ज़ाम ऑनलाइन रखिए, है नहीं? बच्चे को टाइम दीजिए 30 मिनट का, 30 मिनट में जितने भी नकल से कर ले चाहे अकल से कर ले, है नहीं? उसमें आप अपना जो टारगेट रखेंगे, अगर 100 नंबर में से आपको 70 नंबर पे पास करना है, आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो राधे राधे, ठीक है नहीं? तो इन चीज़ों को करने से क्या होगा कि बच्चे पढ़ाई करेंगे। फिर प्लस दूसरी चीज़, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मिक्स्ड एग्जाम ना ले लीजिए,
है नहीं। बच्चे को कहिए कि 2 महीने बाद आपके हिंदी का एग्जाम होगा, फिर 4 महीने बाद आपके इंग्लिश का एग्जाम होगा, यानी उसको दो महीने कम से कम मिलने चाहिए पढ़ाई करने के लिए। आपको मालूम है 6 सब्जेक्ट होते, कम से कम 12 महीने में उनके एग्जाम हो लिए करेंगे, है नहीं। अगर आप चाहते कि सर ये आप बात कह रहे हैं, इस बात से ये भी तो हो सकता है कि पिछली शिक्षा बच्चा भूल जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं इस चीज को बच्चा भूल जाएगा, तो आप एक काम कीजिए कि आप ले रहे हैं गणित का पेपर, मान लीजिए आप शुरुआत में गणित का पेपर ले रहे हैं, ठीक है, आपने लिया, आपने क्या किया कि उसमें जो है जो गणित का पेपर है उसमें आपने 100 नंबर का गणित दिया, ठीक है। अगले एग्जाम में आप उसको 100 नंबर का न रख के 150 नंबर का पेपर कर दीजिए, यानी 100 नंबर की उसमें अंग्रेजी कर दीजिए और 50 नंबर की कर दीजिए मैथ को। वो दोनों चीज रिपीट करके लेके आएगा बच्चा। बोलिए सही बात है गलत बात है? सही बात है या नहीं? अगर सही बात हो तो कमेंट जरूर करना इस चीज को लेके। मैं आपसे ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ इस चीज के बारे में भी, क्योंकि मुझे लगता है इस चीज पे काम होगा तो अपना देश आधुनिक नहीं अत्याधुनिक हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स को टाइम मिलेगा, अच्छे से चीज़ों को पढ़ पाएगा, और आज के माहौल को देखते हुए आपको मालूम है सभी बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास लेने पड़ते हैं। कोई बच्चा ऐसा तो है नहीं स्कूल में पढ़ के ही विद्वान बन जाए, ऐसा तो नहीं है। सभी बच्चे क्या करते हैं स्कूल्स के बाद कोचिंग ज्वाइन करते हैं, है नहीं। बताइए आप वो फिर से वो प्रशिक्षण ले रहे हैं उसी चीज़ का, अच्छे से प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। मान लीजिए यूट्यूब से, वेदांतु से, ये कौन कौन से बाईजू वगैरह ये जो चल रहे हैं, और आपको प्रिपरेशन के लिए सबसे बड़ी केयरबिल ऐप है नहीं। तो ये सब ये चल रहे हैं ऐप वगैरह, मैं किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बच्चे फिर भी तो इन चीज़ों का सहारा ले रहे हैं, तो आप उस चीज को क्यों ना उसी चीज में उड़ेल दीजिए, तो बच्चा भी फ्री आप भी फ्री, दोनों चीज फ्री हो गई। और यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल के मामले में जो मनमानी फीस लेते हैं वो भी भूल जाएंगे। बताइए भूल जाएंगे नहीं? आप चाहते हैं कि हमारे जो सरकारी मास्टर बने, सरकारी टीचर बने, तो ये भी यहाँ पे फिर हम क्यों करेंगे सर बीएड? तो देखिए यहाँ पे आप अगर देखिए प्रशिक्षण देने वाले अच्छे टीचर हैं, है नहीं, तो आप सरकारी बन सकते हैं। लेकिन सरकारी में ज़्यादातर लिए जाते हैं तो आपको भी मालूम होगा केवीएस से लिए जाते हैं, है नहीं। जितने भी लिए जाते हैं वो केवीएस वगैरह से लिए जाते हैं। यहाँ से तो जो आप बीएड करेंगे वो 8 तक के ही तो टीचर बन पाएंगे, है नहीं। बीएड करने के बाद आप प्राइमरी जूनियर में टीचर बन जाएंगे, जूनियर में बन जाएंगे, हम तो जो कह रहे हैं सीनियर में भी बन जाएंगे आप। लेकिन वो जो सीनियर के टीचर को कहा तो लेक्चरर ही जाता है, कहा तो लेक्चरर ही जाता है उसको। तो ठीक है, हम आ जाते हैं इसी शिक्षा पे फिर से लौट के, अब पढ़ेंगे इसको। देखिए मेरा टॉपिक वो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब अगली वीडियो में अगर आप करेंगे तो मैं बात करूंगा इस चीज़ के लिए, और अगर नहीं करेंगे तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, केवल पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है नहीं। तो आप अब समझिए इस चीज़ को। अब ये जो कह रहा है यहाँ पे जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है, शिक्षक की उच्च स्थान, जो शिक्षक का था वो उच्च स्थान रहता था, ऊंचा स्थान रहता था, ठीक है नहीं। तो ये चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। वो कह रहा है साहित्य व विकास, यानी साहित्य रचना का विकास। साहित्य रचना का विकास कैसे, समझिए मेरी बात को। यहाँ पे जो साहित्य, जो इंडियन साहित्य था उसको खत्म कर दिया। यहाँ पे जो मुस्लिम मुगलों ने जो अपना साहित्य लिखवाया था उसको बढ़ावा देने लग गए। अपनी कहानियाँ, अपनी प्रशंसा की कहानियाँ, है नहीं, अपनी अच्छाई की कहानियाँ, यानी ढिंढोरा पिटवा दिया उन लोगों ने अपनी अच्छाइयों का, बुराइयाँ क्योंकि दब जाए उसके नीचे, इसलिए क्योंकि बुरा आदमी ही, देखिए समझ लीजिए, जो ज़्यादा ईमानदारी दिखाए समझ जाइए ये बेईमान है, और जो ज़्यादा अच्छाई दिखाए समझ जाइए ये बेकार आदमी है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है, ठीक है नहीं। और इतिहास का लेखन, यहाँ पे इतिहास का लेखन भी कराना शुरू कर दिया, लिखवा दिए सन वगैरह फलाना ढिमकाना ये और वो, है नहीं। बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। मॉनिटर प्रथा की शुरुआत वही कहा है ना, वो जो था क्लास में कौन था नायक था, वो यही तो मॉनिटर तो था, मैंने आपको बताया था। देखिए मैं चीज़ें ऐसे ही इनिशियल चीज़ें आपको बता देता हूँ, लेकिन फिर बाद में वो निकल के आती हैं तो आपको भी बिलीव हो जाता होगा कि सर थोड़ी बहुत तो सही बातें बताते ही हैं, ठीक है नहीं। थोड़ी बहुत ही नहीं, मैं 100% सही बातें बताता हूँ। थोड़ी बहुत मेरी लैंग्वेज में फ़र्क आ जाता हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है शिक्षक छात्र का संबंध ये नहीं पढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे हम। ये क्या कह रहा है, ये फिर से कहने लग गया व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था। तो यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था, इसको पढ़ लीजिए आप गौर से, क्योंकि यहाँ पे आपको टॉपिक मिल जाएगा अच्छा सा। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसमें मध्यकाल से पहले व्यावसायिक शिक्षा की बहुत विकास हो चुका था, लेकिन मुस्लिम शासकों ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को सम्मिलित करके उसका विकास किया, क्योंकि मुस्लिम शासक भी व्यवसायों की शिक्षा में उत्तम जो व्यवस्था थी पक्ष में थे।
जो व्यवसाय की शिक्षा थी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सभी शिक्षा नीतियों ने मिलकर इस चीज पर काम किया, लेकिन जो मुस्लिम शिक्षा नीति थी ना, उसने इस पर बेस्ट करके काम किया। कैसे? क्योंकि उन्होंने सिखाया कि चीजें कैसे बनती हैं, मेज कैसे बनती है, कुर्सी कैसे बनती है नहीं, फर्नीचर कैसे तैयार किया जाता है, ये उसी शिक्षा नीति की देन है। कला कौशल, ये देखिए शायद इसमें पढ़ सकते हैं आप। देखिए ये आपको इसमें मिल गया। देखिए ये क्या है कि कला कौशलों के क्षेत्र में प्रगति, ये पढ़िए आप इसको गौर से। मुगल काल में कला कौशलों के क्षेत्र में भी प्रगति हुई, मुस्लिम काल में कला प्रेमी इसलिए उन्होंने बहुत से प्रोत्साहन दिया। संगीत कला, कला, मूर्ति कला, चित्रकला, बागवानी आदि कलाओं में विकास जितना जितना इस काल में विकास हुआ उतना किसी काल में विकास नहीं हुआ। साफ साफ आप पढ़ सकते हैं ये चीज को, मैं बार बार बता रहा था ये यहाँ पे, अब तो आपको प्रमाण मिल गया, ठीक है नहीं। अब आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है प्राथमिक व उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था, ठीक है नहीं। तो ये यहाँ पे बहुत कहा जाए तो वही बढ़ावा है और कुछ नहीं है। वही कहते हैं ना, ढोल में जब तक पोल न हो तब तक वो बजता नहीं, वही हिसाब किताब यहाँ का था, ठीक है। ये क्या कह रहा है, माध्यमिक शिक्षा के दोष, इसको पढ़ लीजिए आप गौर से, क्योंकि ये मैं थोड़ी अच्छी नहीं लगती मुझे भी, समझ लीजिए, इसीलिए मैं इसकी ज़्यादा आपको मेरी भाषा से ही समझ लग रहा होगा थोड़ा बहुत। तो केवल मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं के आर्थिक सहायता दी जाती थी, समझ रहे हैं आप या नहीं। केवल मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं को ही आर्थिक सहायता दी जाती थी, बाकी कोई से भी संस्थान थे उनको कोई कुछ नहीं। आप फिर से भिखारियों का जीवन जिए, यही कहा गया था बाकी शिक्षा प्रणालियों के लिए, तो ठीक है नहीं। तो केवल मुस्लिम है तो आपको मिलेगी, ये कहाँ का न्याय हुआ भैया। अगर आप शिक्षा के पक्ष में ही हैं तो आप सभी शिक्षाओं को अनुदान दीजिए ना, तो आप शिक्षा के पक्ष में, मुझे तो लगता नहीं है आप शिक्षा के पक्ष में, आप तो अपना प्रचार कर रहे हैं इसलिए, तो है नहीं। तो समझिए यही प्रचार ही था, आप समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर से गौर से समझा देता हूं मैं आप लोगों को। यहाँ पे केवल एक प्रचार के माध्यम की ही शिक्षा को उपयोग में लाया गया था। इससे पूरी शिक्षा प्रणाली में तो मेन जो है वो यही चीज है कि यहाँ पे जो विकास हुआ वो बस कला कौशल के जो क्षेत्र में, इनके जो क्षेत्र में विकास हो गया था, बस और कुछ नहीं है। ये जो यहाँ का जो मेन जो भलाई थी वो बस यही है, बाकी सब इसमें बुराई बुराई है, ठीक है नहीं। अब आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। देखो वैदिक काल की शिक्षा की उपेक्षा कर दी इन्होंने, वैदिक काल की स्त्री शिक्षा की उपेक्षा कर दी, हालांकि उसमें नहीं था। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको मैं बता चुका हूं पहले ही कि बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा नहीं थी, वैदिक काल में स्त्री शिक्षा थी, वो भी प्राथमिक स्तर पर थी, ठीक है नहीं। मैं आपको सब चीज हकीकत के तौर पे बताते जा रहा हूं, ठीक है नहीं। लेकिन इन्होंने इस चीज का भी विरोध कर दिया, इन्होंने लड़कियों को पढ़ाएंगे नहीं, और पढ़ाएंगे तो वही निम्न वर्ग तक ही पढ़ाएंगे। देखिए आपको पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या है। मुस्लिम काल में प्रथा, देखिए प्रथा क्यों थी, क्योंकि कमीने थे, जिसका चेहरा देख लिया सुंदर है तो खींच के ले जाओ, ऐसी थी यहाँ की प्रथा। तो इसीलिए यहाँ पे पर्दा प्रथा का जन्म हो गया। पर्दा प्रथा होने के कारण स्त्री शिक्षा में इतनी प्रगति नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी। मकतब में लड़कियों को प्रवेश दिया जाता था, है नहीं, लड़कियां प्रवेश लेती थी, परंतु इनकी संख्या बहुत ही कम थी। क्यों भेजें लड़कियों को, अपनी लड़कियों को क्यों भेजें वो लोग, क्योंकि माल में कमीने बस रहे हैं चारों तरफ, इसीलिए यहाँ पे ये शिक्षा जो थी संकुचित हो गई, ठीक है नहीं। कठोर दंड प्रणाली यहीं से शुरू हुई, बैत मार दो, मुक्का मार दो, घूसा मार दो, कुछ भी मार दो, कमीन पनी कर दो, ये शिक्षा प्रणाली थी यहाँ की। हकीकत निकल के आ रही है देखिए 200 में, ठीक है नहीं। मुस्लिम साहित्य व धर्म का प्रचार वही करते रहेंगे ये पूरी जिंदगी, और कुछ नहीं कर पाएंगे। आज भी वो उसी पे ही लगे रहे हैं ये लोग, ठीक है नहीं। जमाना बदल गया, युग बदल गए, लेकिन ये नहीं बदले, ये वहीं कमीने के कमी नहीं रहे। वो कहते हैं ना, लाख पढ़ाई पिजरा और पढ़ गए चारों वेद, और जब सुधाई कुटुंब की तो रही ढेड़ के ढेड़। तो वो ये ढेड़ हैं, ढेड़ ही रहेंगे, है नहीं। बुरा मत मानना दोस्तों, लेकिन ये है कि समय बदलते ही चीज़ों में अच्छे से बदलाव आ जाए तो वो होती है सभ्यता, और चीज़ों में फिर से बदलाव ना आए, वही रूढ़ता रहे तो वो होती है असभ्यता, ठीक है नहीं। धर्म परिवर्तन पर बल, हिंदू है जबरन बना दो मुसलमान, है नहीं। ये कैसी शिक्षा है, ये कैसी शिक्षा है, ये कैसा न्याय है। लेकिन इनके यहाँ सब कुछ यही, तो जो है वो हम हैं, बाकी और कुछ नहीं, और तो सब पानी कम है, ठीक है नहीं। तो वो क्या कह रहा है, शिक्षा में जन शिक्षा की उपेक्षा, है नहीं। समझ रहे हो नहीं, इसको नहीं समझ रहे तो गौर से पढ़ लो इसको एक बार। मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस्लाम धर्म पर आधारित होती थी। इस माध्यम में विदेशी भाषा अरबी फारसी, जो अरबी और फारसी था, ठीक है ना, इस माध्यम था इस भाषा का वो अरबी और फारसी था, इसके अलावा वो कुछ नहीं पढ़ाते थे। इस कारण हिंदू वर्ग के लोग इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कोई रुचि नहीं रखते थे, सही नहीं रखते थे, है नहीं। क्यों पढ़ना उन्हें, है नहीं,
उर्दू पढ़ाएगा, फारसी पढ़ाएगा, अपनी छाप हम पे छोड़ जाएगा। क्या मतलब है इस चीज़ का, ठीक है नहीं। तो इसी के साथ ये होती है शिक्षा यहीं पे ख़त्म। इसकी बुराई भलाई हम जान चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इस शिक्षा का अंत कैसे हुआ। आधुनिक युग आते आते अंग्रेजों ने इन्होंने लगा दी मार कस के, इन्होंने फूट डाली। शिवाजी राजे ने, देखिए शिवाजी नाम बता दूं मैं आपको, शिवाजी नाम जानते होंगे आप। शिवाजी का पूरा नाम था शिवाजी राजे भोसले, इनके पिताजी का नाम था साजी राजे भोसले, इनके भाई का नाम था शंभू राजे भोसले और इनकी माता जी का नाम था जीजाबाई, ठीक है नहीं। ये ऐसा वीर पुरुष था जिसने 13 साल की उम्र में ही तोड़ना किला जीत लिया था और आदिल शाह का मृत्यु यानी करके तख्ता जीत लिया था दिल्ली का, ठीक है नहीं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऐसा भी एक मराठा जन्मा था इस देश में जिसका नाम था शिवाजी और उसकी कहानी आज भी आई, देखिए या नहीं। देखिए आज भी टीवियों पर दिखाई जाती है इसकी कहानी। एक बहुत ही वीरांगना थी जिसका नाम था लक्ष्मीबाई। देखिए लक्ष्मीबाई जो रानी थी उसके जैसी बहुत सी रानियां भी थी। अवंतीबाई रानी का नाम ले लीजिए, और रानी एक और थी, रानी शायद चांद थी कोई करके, ऐसे करके रानी थी। वो कई रानियों का ऐसे वर्णन मिल जाता है जो वीर थी, वीरांगना थी, जिन्होंने, वो कहते हैं ना, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन झांसी वाली रानी का इन अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध हुआ था, ना कि मुस्लिमों का ये युद्ध। जो मुसलमानी शासन था इसके विरुद्ध नहीं हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था उसका। लेकिन यहाँ जो मैं शिवाजी की बात बता रहा हूं उनका मुस्लिमों के विरुद्ध हुआ था, ठीक है नहीं। तो ऐसे ऐसे वीर जन्मे अपने देश में जिन्होंने इनका विरोध किया और मुंह तोड़ जवाब भी दिया। ऐसे करके यहाँ पे इनकी धीमे धीमे सल्तनत होते गई खत्म, और खत्म होते गई तो लौटते गए अपने देश, बेचारे उनको मुंह की खानी पड़ी। और फिर से अब यहाँ पे आ जाते हैं अंग्रेज, और अंग्रेज मॉडर्न जो है शिक्षा की शुरुआत कर देते हैं। तो वहाँ पे मॉडर्न शिक्षा में आपको मैकाले का विवरण पत्र है नहीं, मैकाले का मिल जाएगा, और आपको कई मिल जाएंगे पत्र, वो आधुनिक शिक्षा के अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं उसमें डालेंगे हम। तो आपने अगर ये वीडियो पूरा देखा होगा तो आपने जाना होगा कि मुस्लिम शिक्षा कैसी थी। देखिए वीडियो को जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपकी कोई भी समझ में कुछ बात नहीं आ पाएगी। अब आगे मैं आधुनिक शिक्षा पर वीडियो लेके आने वाला हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक ये आधुनिक शिक्षा है उसको भी ऐसे ही बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ आपके। अब आपको एक चीज़ तो समझ में आई गई होगी कि जो भी ये मुस्लिम कालीन शिक्षा है आपके दिमाग से अब कभी नहीं निकलेगी, ठीक है नहीं। तो इसके साथ ही हम कहते हैं अगर आपको ये वीडियो लगा हो अच्छा तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और अगर आपको ये नॉलेजेबल लगा हो और दूसरों को भी आप कुछ इससे सिखाना चाहते हैं तो कर दीजिए शेयर, और हमसे जुड़े रहेंगे। और अगर जुड़ना नहीं चाहते, अगर आप जुड़े नहीं हैं हमसे तो कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, और नहीं करना चाहते तो आपकी इच्छा है, इसके लिए कोई प्री प्रेशर नहीं है, ठीक है नहीं। और अगर आप चाहते हैं तो भाई कर दीजिए, और नहीं चाहते तो बिल्कुल मत कीजिए। आप अगर आप चाहते हैं नॉलेजेबल वीडियो है तो लाइक कीजिए, नहीं तो अनलाइक कर दीजिए, ठीक है नहीं। हम तो सब में खुश हैं, जैसे आप खुश हैं वैसे हम खुश हैं, ठीक है नहीं। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाजत, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। लेकिन आप ध्यान रखना प्रत्येक नाइट या 1-2 दिन छोड़ के अगर वीडियो रहेगी तो आपको मिलेगी ये 10 PM पे ही, 10 PM पे वीडियो मिल जाया करेगी। आप क्लासेस चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मेरे पास लाइव का रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, आपको साफ बात बता दूं तो वीडियो मेरे यही आएंगे। लेकिन कसम से जिस दिन व्यवस्था हो जाएगी मैं लाइव आया करूंगा, आपको घंटों घंटे पढ़ाऊंगा और आपको चीज़ें नॉलेजेबल जो बता के जाऊंगा, और ऐसा बीएड का कोर्स करा के जाऊंगा कसम से कि आप बीएड कर लो लेकिन कोर्स नहीं भूल पाएंगे आप, है नहीं। आने वाली भावी पीढ़ी को आप भी पढ़ा सकते हैं, ऐसे मैं वीडियो की कामना करता हूं। आप अगर आपको मुझसे कोई भी शब्द अगर गलत निकला हो तो उसके लिए माफ़ी मांगूंगा, और चाहता हूं कि अगली वीडियो में आपसे अच्छे से जल्दी से मुलाकात हो। तो इसके लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।